students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9 science worksheet number 42. Today's worksheet is also quite easy, काफ़ी आसान है आज की हमारी worksheet. In this worksheet we are going to discuss about the law of conservation of momentum, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसी पर आधारित है. तो हम आज की वर्कशीट में समझेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और लास्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर. लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is worksheet number 42, our subject science and date 9th of October 2020. अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन है ज्ञान की तरफ से, दिस इज द करेक्टर ज्ञान, कि वाई डज गन रिकॉयल. रिकॉयल होता है जर्क, झटका लगना पीछे की तरफ. रिकॉयल इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम इट, कि जब हम बुलेट फायर करते हैं गन से तो वो पीछे की तरफ जर्क, झटका देती है. क्यों? तो इसको अगर हमें समझना कि क्यों, तो हमें समझना होगा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको समझना होगा. और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये बेस्ड है किसके ऊपर? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उस पर बेस्ड है. अब न्यूटन का थर्ड लॉ को रिकॉल कीजिए कि क्या कहता है. न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो ये कहता है कि व्हेन द टू ऑब्जेक्ट टकराते हैं, जब भी दो ऑब्जेक्ट है वो टकराते हैं, दे पुट प्रेशर ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते हैं. ओके, बट जो फोर्स डालते हैं, जो फोर्स होगी वो क्या होगी? इक्वल तो होगी, लेकिन होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में. यह है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. ठीक है, इसी कारण हम चल पाते हैं. जैसे कि हम चलते हैं तो क्या होता है, हम ज़मीन के ऊपर क्या डालते हैं? फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं. हम पीछे की तरफ धकेलते हैं ज़मीन को, और ज़मीन फिर क्या करेगी? बदले में रिएक्शन होगा, एक्शन के बदले में रिएक्शन होगा, वो हमें आगे की तरफ पुश करेगी और हम चलने लगते हैं. ओके, तो ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का. अब इसी पर बेस्ड एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब इसको समझना जरूरी है. आज की वर्कशीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कॉलिजन is equal to the sum of momentum after the collision provided there is no external unbalanced force acting on them. यानी कि दो वस्तुएं टकराई है, दो ऑब्जेक्ट है वो टकराए हैं. ओके, टकराने से पहले दोनों का जो इक्वल होगा, क्या होगा? सम ऑफ मोमेंटम. जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा, और टकराने के बाद भी इक्वल होगा. यानी कि टकराने से पहले हम जो मोमेंटम होगा, ऑब्जेक्ट ए प्लस ऑब्जेक्ट बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट ए प्लस बी आफ्टर द कॉलिजन. यानी कि कॉलिजन से पहले, टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों को अगर हम मोमेंटम को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा? एक बराबर होगा, अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम ना करा हो. अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स काम करेगा तो ये इक्वल नहीं होगा, अदरवाइज ये इक्वल रहता है. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एज पर दिस लॉ, अगर इस लॉ की बात करें, बिफोर फायरिंग द गन, अब हम उसी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि गन में ऐसा क्यों हुआ. तो बिफोर फायरिंग द गन एंड द बुलेट आर रेस्ट, देयरफॉर द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो. जैसे फायरिंग करने से पहले गन भी रेस्ट पे थी और बुलेट भी रेस्ट पे थी, दोनों, तो उनका मोमेंटम वो जीरो था और दोनों का इक्वल था ना दोनों का. उसके बाद एज सून एज द गन इज फायर्ड, जैसे ही फायर किया गया, इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द बुलेट एंड बुलेट इज एक्सीलरेटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. जैसे फायर किया, बुलेट है वो तेजी से बाहर निकलेगी, और जब वो बाहर निकलेगी तो दैट इज द एक्शन, उसका रिएक्शन भी होना है, और कैसे होना है? ऑपोजिट डायरेक्शन में होना है. तो उसके कारण गन है वो पीछे की साइड में आएगी. तो एट द सेम टाइम बुलेट ऑल्सो एक्सर्ट सेम फोर्स ऑन द गन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम रिमेन्स जीरो और कंजर्व्ड. अब यानी कि जो पहले था तब भी जीरो था और अब भी जीरो होगा, क्योंकि जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट. यानी कि कोई भी वस्तु टकराती है, उससे पहले और उसके बाद जो भी मोमेंटम होता है, उनका सम टोटल है वो एक बराबर रहता है. तो टकराने से पहले और टकराने के बाद, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट. ओके, अब हमें इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं. इक्वेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, बड़े आसान से तरीके से हम इसको समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे निकालते हैं. अब देखिए कि सपोज कीजिए देयर आर द टू बॉल्स, बॉल ए एंड बॉल बी. अब वो
बॉल ए है उसको हम मासेस को बोलेंगे ए बॉल को, और बी को हम बी से राइट करेंगे, ओके, ताकि हमें क्लियर है। अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, वेलोसिटी ऑफ यू ए से लिखेंगे और यू बी से लिखेंगे, ओके। ए बॉल 1, बी बॉल 2, और उनकी वेलोसिटी जो ए बॉल है ए है उसकी होगी यू ए, और जो बॉल बी है उसको हम राइट करेंगे यू बी से, ओके। एंड देर आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दम। अब ये इक्वल है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्क नहीं कर रही है, ओके, क्लियर। यहाँ पर टाइम टी दिया गया है। अब ये टकराएगी, अब टकराएगी तो क्या होगा, ड्यूरिंग द कोलिजन बॉल ए है वो प्रेशर डालेगी, एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉल बी, जो कि होगा एफ ए बी से लिखेंगे। एफ का मतलब फोर्स हो गया, और ए मतलब ए है वो फोर्स, एक्सर्टिंग फोर्स ऑन बी, इसलिए हम ए बी लिखेंगे। उसी तरीके से बी है, अब वो भी डालेगी, किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम लिखेंगे एफ बी ए, क्योंकि बी ए के ऊपर डाली तो बी पहले हम लिखेंगे, क्लियर। अब जो टकराएगी आफ्टर द कोलिशन देयर जो वेलोसिटीज होगी वो हम लिखेंगे ए की वी ए से और बी की वी बी से, ओके। अब हमने क्या कहा था, हमने ये किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि टकराने से पहले दोनों वस्तुओं का, जो दोनों ऑब्जेक्ट है उनका मोमेंटम सेम रहेगा टकराने के बाद भी जो होगा, यानी कि टकराने से पहले दोनों का होगा जितना होगा उतना ही टकराने के बाद उन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम रहना है। तो इसका हमें कैसे लिखेंगे, ये हमारा यहाँ पर बनेगा इक्वेशन। इजी तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पे एम ए होगी पहली वस्तु, ओके, हो गया ना बॉल ए, और ये यू ए हो गया उसका मोमेंटम, किससे पहले, टकराने से पहले। उसमें अगर हम प्लस कर दें एम बी सेकेंड बॉल, और उसका यू बी हो गया मोमेंटम टकराने से पहले, उसकी वेलोसिटी हो गई टकराने से पहले। इन दोनों को जोड़ दें तो ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, टकराने के बाद। तो टकराने के बाद क्या हो गया, एम ए वी ए ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया, और एम बी वी बी ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया। उनको जोड़ दें, यानी कि इन दोनों का योग टकराने के बाद जो जोड़ है और टकराने से पहले का जोड़ है वो हमेशा बराबर होते हैं। ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम ऐसे इक्वेशन में रखेंगे, क्लियर। तो आपको बीच की चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इतना अगर आपको क्लियर हो गया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन जो मोमेंटम है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम और वेलोसिटी है वो टकराने के बाद जो होगी दोनों ऑब्जेक्ट की वो सेम रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है वो एक्ट ना करें। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। 5 easy question are given in this worksheet. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है। द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल। दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं उनका मोमेंटम इक्वल होगा, कब, बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन, यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद भी। व्हेन अन अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन दम, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्क ना कर रही हो। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, इजी है। वाई डज एन एयर फिल्ड रबर बैलून स्विंग हियर एंड देयर व्हेन एयर एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ इट। कि जब हम हवा निकालते हैं बैलून से, निकलती है ना, जैसे उसकी हमने बांध रखा है और जैसे ही खोला वो हवा निकलेगी और बैलून इधर से उधर दौड़ेगा। अब क्यों दौड़ेगा ये हमें बताना है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स ऑफ ईच अदर, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट है वो फोर्स लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। दैट इज़ वाई व्हेन द एयर कम्स आउट, जब एयर बाहर आती है तो एयर बाहर निकलती है तो वो पुश करेगी बैलून को बैकवर्ड। जब एयर फॉरवर्ड होगी तो बैलून को बैकवर्ड पुश करेगी, और इसके कारण क्या होता है, बैलून स्विंग हियर एंड देयर, बैलून है इधर उधर उड़ता है क्योंकि वो काफ़ी लाइट होता है। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, वाई अ रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाती है, आपने टीवी में देखा होगा कि ऊपर की तरफ जाती है, क्यों जाती है वो। रॉकेट इज ए टाइप ऑफ व्हीकल होता है हुज प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइंग इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उस पर बेस्ड होता है इसका उड़ने का जो मेन प्रिंसिपल है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि
टू ऑब्जेक्ट एक्सर्ट प्रेशर ऑन ईच अदर, फोर्स ऑन ईच अदर, एंड कैसे इक्वल होता है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट वो रिएक्शन होता है। तो अब रॉकेट में क्या होता है, द रॉकेट गेट्स फोर्स ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब वो रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, जब रिलीजिंग हॉट एयर बैकवर्ड एट फास्ट स्पीड, क्योंकि पीछे की तरफ गर्म हवा निकलती है फास्ट स्पीड से। तो जब पीछे की तरफ जितनी तेजी से हवा निकलेगी उतनी तेजी से रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, कंप्लीट द गिवन इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन को कंप्लीट करना है, जो होगी MAUA प्लस MBUB। ये है किससे, टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम MAVA और MBVB। इन दोनों को योग करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये एक दूसरे से बराबर होगा, यानी कि टकराने से पहले दोनों का मोमेंटम और टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम वो इक्वल होता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज देयर, फिलअप्स है, ड्यूरिंग द कोलिशन अ बॉल ए एक्सर्ट फोर्स FAB। जब टकराते हैं तो बॉल ए बी के ऊपर प्रेशर डालते हैं ऑन बॉल बी, जिसको हम लिखेंगे FAB, क्योंकि F मीन्स फोर्स और A बॉल है और B के ऊपर प्रेशर डालिए, और B बॉल है वो भी सेम रिएक्शन देगी, तो वो FBA फोर्स है वो एक्सर्ट करेगी बॉल A के ऊपर। तो यहाँ पे FB आएगा पहले फिलअप में, सेकंड में आएगा दीज टू फोर्स मस्ट बी इक्वल, दोनों फोर्स इक्वल होती है, एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। तो ये हमारा FBA इक्वल और ऑपोजिट, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने साइंस के सॉल्यूशन को समझने की कोशिश की। आई होप दैट कि आपको सभी सॉल्यूशन मिल गए हैं, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। ऐसे ही चलते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।